हेलो एवरीबॉडी। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 का साइंस का सबसे पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो एक्चुअली क्या होता है केमिकल रिएक्शन, ये हम लोग को पहले जानना है। हम लोग के आसपास में चीज़ें हो रहे हैं बट हम लोग को पता नहीं कि ये केमिकल रिएक्शन है कि फिजिकल रिएक्शन है। कैसे पता चलेगा कि ये केमिकल रिएक्शन है? जैसे गर्मी के दिनों में हम लोग जब दूध को बाहर रख देते हैं तो दूध फट के दही बन जाता है, या फिर लोहे को हम लोग बाहर रख देते हैं तो लोहे का रस्टिंग होता है, या फिर हम लोग खाना खा लिए और डाइजेस्ट हो गया खाना। ये सब एग्जांपल्स है केमिकल रिएक्शन का, केमिकल चेंजेस का, केमिकल रिएक्शन का। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन सा चेंजेस केमिकल चेंजेस है या फिजिकल चेंजेस है? जो भी रिवर्स करके वापस नहीं आ सकता है वही केमिकल चेंजेस है, और जो रिवर्स करके वापस आ सकता है वो फिजिकल चेंजेस है। कौन सा चीज़ मुझे रिवर्स करके वापस आ सकता है? जैसे दूध फट के दही बन गया, वो दही को मैं फिर से दूध में वापस नहीं ला सकता, या फिर लोहे का जो रस्टिंग हो गया, जो पार्ट रस्टिंग हो गया है उसको मैं फिर से लोहे में कन्वर्ट नहीं कर सकता, या फिर खाना में डाइजेस्ट कर लिया उसके बाद उसको फिर से मैं खाने में कन्वर्ट नहीं कर सकता। तो जो भी इरिवर्सिबल प्रोसेस है, जो भी इरिवर्सिबल चेंजेस है, उसी को मैं बोलूँगा केमिकल रिएक्शन। और जहाँ पे भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है वहीं पे एक केमिकल इक्वेशन बन रहा है, एक केमिकल चेंजेस हो रहा है, एक केमिकल इक्वेशन बन रहा है। मैं आप लोग का बुक में भी दिया हुआ है एक्टिविटी नंबर 1.1 एंड 1.2, जहाँ पे दो केमिकल इक्वेशन है, दो केमिकल चेंजेस का एग्जाम्पल दिया हुआ है। सबसे पहला एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है कि एक मैग्नीशियम वायर को इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हम लोग अगर जलाएंगे तो एक वाइट पाउडर निकल के आता है, ठीक है, जो कि मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है। सेकेंड में क्या दिया हुआ है एक्टिविटी नंबर 1.2 में कि अगर हाइड्रोजन गैस फॉर्म होता है कब? जब मैं जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड को एक साथ रखूंगा तो हाइड्रोजन गैस फॉर्म होता है और जिंक सल्फेट प्रोड्यूस होता है। तो मैं दोनों जगह में देखा कि मेरा केमिकल इक्वेशन का एग्जांपल है, केमिकल इक्वेशन हो रहा है। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि कहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है? कुछ चेंजेस है जिसको देख के मुझे पता करना है। क्या है वो चेंजेस? वो चेंजेस है चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट का मतलब क्या है? चेंज इन स्टेट का मतलब है कि मेरा स्टेट चेंज हो रहा है। जैसे कि मेरे पास दोनों चीज़ें था, एक था जिंक जो कि सॉलिड था, एक था सल्फ्यूरिक एसिड जो कि लिक्विड था। मैंने दोनों को एक साथ रखा तो मैं देखा कि गैस फॉर्म हो रहा है। मतलब क्या? ये दोनों का सॉलिड एंड लिक्विड के छोड़ के भी मेरे पास एक गैस फॉर्म हो गया जो कि एक नया स्टेट है। तो मैं क्या देखा? चेंज इन स्टेट, मतलब दोनों को मिलाने के बाद मेरा कोई चीज़ बना जिसका एक स्टेट चेंज हो रहा है। तो मुझे पता चल गया कि एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है। नेक्स्ट मैं क्या देखा? चेंज इन कलर। मुझे कैसे पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है? जब कलर चेंज होगा। जैसे मैग्नीशियम रिबन को मैं जब जला रहा हूँ तो मुझे मैग्नीशियम ऑक्साइड क्रिएट हो रहा है जो कि एक वाइट पाउडर है। मैग्नीशियम रिबन को जलाया, ब्राउनिश मैग्नीशियम रिबन को जब मैं जला रहा हूँ तो कलर चेंज होकर क्या हो रहा है? उसका जो एस प्रोड्यूस हो रहा है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड हो रहा है जो कि वाइट हो रहा है। जैसे मैं जब कोयला जलाता हूँ, कोयला तो काला है बट जब एस प्रोड्यूस होता है वो काला नहीं होता है, वो वाइटिश होता है। तो क्या हो रहा है? मतलब यहाँ पे वहाँ पे भी मेरा केमिकल चेंजेस हो रहा है और यहाँ पे भी मेरा केमिकल चेंजेस हो रहा है। मैग्नीशियम को जला रहा है तो व्हाइट पाउडर क्रिएट हो रहा है, उसका जो एस हो रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड क्रिएट हो रहा है। तो ये भी केमिकल चेंजेस हो रहा है। मतलब मुझे पता चल रहा है कैसे कि चेंज इन कलर जब हो रहा है कि हाँ यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है। इवोल्यूशन ऑफ गैस। गैस इवोल्यूशन होता है तो भी मेरा केमिकल चेंजेस होता है, वो मैं हम लोग पहले भी देख चुके हैं। जैसे जिंक के साथ सल्फ्यूरिक एसिड को जब हम मिलाया तो हाइड्रोजन प्रोड्यूस हुआ। तो गैस जहाँ पे भी प्रोड्यूस हो रहा है तो वहाँ पे हम लोग को पता चल जा रहा है कि हाँ मेरा केमिकल रिएक्शन हो रहा है। उसके बाद क्या देखें? चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर हम लोग को कैसे पता चलेगा? जैसे पान के दुकान में देखे होंगे जो चूना रहता है, चूना को क्या करता है? रॉ चूना जो रहता है वो लोग क्या करते हैं? कटोरे में पानी लेके रॉ चूना को डाल देते हैं और 5 से 10 मिनट के अंदर वो पानी उबलने लगता है। तो हम लोग को बहुत अजीब लगता है कि भाई पानी गर्म कैसे हो रहा है ना? पानी ऐसे गर्म हो रहा है कि चूना जब पानी के साथ रिएक्ट करता है तो टेम्परेचर रिलीज करता है बहुत ज़्यादा, और उसी के लिए पानी को भी वो उबाल देता है। तो तब मुझे क्या पता चला यहाँ पे इस पॉइंट से कि चेंज इन टेम्परेचर जब भी होगा तो वो केमिकल रिएक्शन होगा। मतलब वहाँ पे जो काम हो रहा है, जो भी रिएक्शन हो रहा है पानी के साथ चूना का, वो क्या हो रहा है? वो केमिकल रिएक्शन हो रहा है।
क्यों केमिकल रिएक्शन हो रहा है? क्योंकि वहाँ पे भी मुझे चेंज इन टेम्परेचर मिल रहा है। पहले पानी में हाथ डालोगे तो जैसे रहेगा, जब उबलता हुआ पानी में हाथ डालोगे तो देखोगे कि वो गर्म, चूना के लिए वो गर्म हो गया है। मतलब कि वहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है जिसमें टेम्परेचर रिलीज हो रहा है, ठीक है ना। तो मैं क्या देखा, मैं देखा कि 4 मेरा पॉइंट है जिससे मुझे पता चल रहा है कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। क्या है? चेंज इन स्टेट है, चेंज इन कलर है, इवोल्यूशन ऑफ गैस है, चेंज इन टेम्परेचर है। चारों चीज़ों में से कोई एक चीज़ भी मुझे देखने को मिलेगा तो मुझे पता चल जाएगा कि हाँ, मेरा यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है। अब जैसे मुझे पहले मैं देखा कि मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन जब मिला तो मेरा मैग्नीशियम ऑक्साइड हुआ, तो मैं उसको प्रेजेंट कैसे करूंगा, मैं उसको लिखूंगा कैसे? मैं उसको ऐसे लिख सकता हूं कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, एरो देके मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है ना। मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला और मैग्नीशियम ऑक्साइड क्रिएट हुआ। इसको मैं क्या बोलूंगा? इसको मैं बोलूंगा रिएक्टेंट्स। इसको मैं बोलूंगा रिएक्टेंट्स। इसको मैं क्या बोलूंगा? प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट्स, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट, रिएक्टेंट्स मिलके मेरा प्रोडक्ट या फिर प्रोडक्ट्स क्रिएट होता है। ये जैसे मैं लिखा मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, एरो देखिए कि मैग्नीशियम ऑक्साइड क्रिएट हो रहा है। अभी हम लोग केमिकल जब इक्वेशन बनाएंगे तो इक्वेशन में हम लोग यूज करेंगे सिंबल्स। मैग्नीशियम की जगह हम लोग क्या लिखेंगे? मैग्नीशियम का सिंबल Mg प्लस ऑक्सीजन का सिंबल O2, एरो देंगे और लिख देंगे MgO, जो कि है मैग्नीशियम ऑक्साइड। Mg प्लस O2 इक्वल टू होगा MgO। तो यहाँ पे मैं देखा कि रिएक्टेंट्स मेरा मैग्नीशियम है एंड ऑक्सीजन है और प्रोडक्ट है मेरा मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि Mg प्लस O2 इक्वल टू MgO है। अभी हम लोग को पता है कि कुछ भी हो जाए, मास कभी भी चेंज नहीं हो सकता। मास कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, मास कैन ओनली ट्रांसफर वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। मास कभी भी चेंज नहीं होगा, मास बस चेंज होता रहेगा इस फॉर्म से अनदर फॉर्म। तो मास अगर चेंज नहीं होगा तो ये मेरा इक्वेशन में मास क्या सेम है, बैलेंस्ड है, या मास मेरा चेंज हो चुका है, ये मुझे कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा? हम लोग देखेंगे नंबर ऑफ एटम्स ऑफ दिस इक्वेशन। नंबर ऑफ एटम्स क्या है, कैसा है? जैसे ऑक्सीजन का यहाँ पे 2 एटम मिलके, ऑक्सीजन का 2 एटम मिलके यहाँ पे O2 फॉर्म किया है। ऑक्सीजन O2, यहाँ पे ऑक्सीजन का 1 एटम है, यहाँ पे मैग्नीशियम का 1 एटम है, यहाँ पे मैग्नीशियम का 1 एटम है। मतलब क्या? मतलब यहाँ पे 2 है बट यहाँ पे ऑक्सीजन का 1 ही एटम है, यहाँ पे मैग्नीशियम 1 है, यहाँ पे मैग्नीशियम 1। मतलब क्या? मतलब ये इक्वेशन मेरा बैलेंस्ड इक्वेशन नहीं है। यहाँ पे मेरा मास सेम नहीं है रिएक्टेंट्स का एंड प्रोडक्ट्स का। कैसे सेम नहीं है? क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पे 1 एटम ज्यादा है, यहाँ पे ऑक्सीजन यहाँ पे 1 एटम कम है। मतलब इसको मैं बैलेंस इक्वेशन नहीं बोल सकता हूँ। तो इसको मैं बोलूंगा क्या? इसको मैं बोलूंगा अनबैलेंस्ड इक्वेशन। अभी अनबैलेंस्ड इक्वेशन में मुझे देखने को मिल रहा है कि एक ऑक्सीजन यहाँ पे ज्यादा है। अनबैलेंस्ड इक्वेशन को हम लोग ये भी बोल सकते हैं स्केलेटल ऑफ द इक्वेशन। स्केलेटल ऑफ द इक्वेशन इसीलिए बोला जाता है क्योंकि मैं इसको देख के समझ सकता हूँ कि मेरा एक मैग्नीशियम है, एक ऑक्सीजन है, मिलके मैग्नीशियम ऑक्साइड क्रिएट हो रहा है। मतलब मेरा 2 रिएक्टेंट्स है, 1 प्रोडक्ट है, ये मुझे पता चल रहा है। तो एक इक्वेशन का अनबैलेंस्ड हो, बट एक इक्वेशन को अनबैलेंस्ड इक्वेशन को देख के मुझे पता चल रहा है कि इक्वेशन में एक्चुअली हो क्या रहा है। इसीलिए इसको बोला जाता है स्केलेटल ऑफ द इक्वेशन। अभी इसको मुझे अगर बैलेंस करना है तो मैं कैसे बैलेंस करूंगा इसको बैलेंस करने के लिए इसका तो सिंपल है कि Mg 1 है, ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, Mg यहाँ पे। तो मैं ट्राई करूंगा कैसे करने का। मैं करूंगा कि यहाँ पे Mg 1 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, चलो यहाँ पे 2 डाल लेते हैं, यहाँ पे 2 डाल देते हैं, ऐसे करके मैं कर सकता हूँ। बट देयर इज ए प्रोसेस, एक प्रोसेस है स्टेप बाय स्टेप कि आप ऐसे करो तो आपका बैलेंस इक्वेशन ऑलवेज आएगा। क्योंकि ये मेरा छोटा इक्वेशन है, अगर मेरे पास बहुत बड़ा इक्वेशन हुआ तो मैं इसको सोल्यूशन कैसे करूँगा, तब मुझे प्रॉब्लम होगा सोल्यूशन करने में कि मुझे पता नहीं चलेगा कौन सा ज़्यादा है, कौन सा कम है, कौन सा क्या है, मुझे कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो बेटर है कि आप प्रोसेस में जाओ। इसको तो मैं सोल्यूशन कर दिया कि मैं यहाँ पे 2 डाल दिया, यहाँ पे 2 डाल दिया, तो ये मेरा 2Mg हो गया, यहाँ पे मेरा 2Mg, यहाँ पे 2 हो गया। तो मुझे पता चल गया हाँ 2 मैग्नीशियम है, 2 मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन 2 है तो ऑक्सीजन 2 है, करेक्ट। ये मेरा सोल्यूशन हो गया। अभी मुझे जानना है कि बैलेंसिंग करे तो कैसे करे, प्रोसेस क्या है बैलेंस इक्वेशन का। अब मुझे जानना है कि बैलेंस इक्वेशन हम लोग बनाए कैसे। कुछ इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस रहते हैं, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जैसे Zn प्लस
H2SO4, एक एरो डाल दिया, ठीक है, यहाँ पे हो गया ZnSO4 प्लस H2। देखिए इसको हम लोग बोलते हैं ऑलरेडी बैलेंस्ड इक्वेशन। ये इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस्ड है, ठीक है। कैसे बैलेंस है ये इक्वेशन ऑलरेडी? Zn देखिए आप कितना है, Zn इस तरफ एक है, इस तरफ भी एक है। हाइड्रोजन देखिए कितना है, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2। सल्फर देखिए कितना है, सल्फर 1 है, यहाँ पे सल्फर 1 है। यहाँ पे ऑक्सीजन देखिए कितना है, 4 है, यहाँ पे 4। परफेक्टली बैलेंस इक्वेशन, मुझे बैलेंस करने का जरूरत ही नहीं पड़ा। तो ये ऑलरेडी बैलेंस्ड इक्वेशन है। कुछ इक्वेशंस ऐसे भी रहेंगे जहाँ पे ऑलरेडी बैलेंस्ड इक्वेशन रहेंगे, और कुछ इक्वेशन ऐसे रहेंगे जहाँ पे आपको बैलेंस करना होगा। एक एग्जांपल लेते हैं और सीख लेते हैं कि बैलेंस कैसे इजी वे में मुझे करना है। जैसे Fe प्लस H2O, ये हो गया Fe3O4 प्लस H2। ये मेरा एक इक्वेशन है, ठीक है। अब मुझे जानना है कि कैसे इसको बैलेंस करें। तो सबसे पहले क्या करना है मुझे, सबसे पहले मैं ऐसे करके ब्लॉक डाल दूंगा, 4 मैं ब्लॉक डाल दूंगा ऐसे करके। रिएक्टेंट्स को भी 2 रिएक्टेंट्स और 2 प्रोडक्ट्स को ब्लॉक डाल दिया। ये मेरा पहला स्टेप। क्यों मैंने ब्लॉक डाला? क्यों ब्लॉक डाला? ब्लॉक के अंदर कुछ चेंजेस नहीं होगा। मतलब मैं यहाँ पे Fe3 है तो यहाँ पे भी मैं नीचे में एक 3 डाल के उसको इक्वेशन को इक्वल कर दूंगा, ऐसा मैं नहीं कर सकता हूँ। क्यों नहीं कर सकता हूँ? क्योंकि वे चेंज हो जाएगा। Fe ऑलवेज Fe ही रिप्रेजेंट करेगा। कोई भी चीज, जैसे मेरा यहाँ पे H2O है, ये पानी को रिप्रेजेंट कर रहा है, मैं यहाँ पे H2O2 डाल दूंगा तो वो पानी को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, तो कंप्लीटली डिफरेंट मटेरियल को रिप्रेजेंट करेगा। इसीलिए मैं इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं कर सकता हूँ। मुझे चेंजेस करना होगा तो ओनली बाहर में ही करना है। यही है रूल सबसे फर्स्ट। तो इसी के लिए मैं क्या किया, मैंने एक एक ब्लॉक डाल दिया। अभी मुझे क्या करना है, अभी मुझे देखना है कि कौन सा एलिमेंट कितना है। जैसे सबसे पहले मैं डाल दिया Fe, उसके बाद हाइड्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन। ये 3 एलिमेंट थे मेरे, ठीक है ना। अब Fe मेरा कितना है, हाइड्रोजन कितना है, इधर और उधर मैं देख लूंगा। जैसे Fe कितना है, Fe यहाँ पे 1 और यहाँ पे कितना है 3, यानी 3 हो गया। हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है। ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पे 1 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है, ठीक है। ये मेरा टोटल एक टेबल बन गया कि मेरा कितना एलिमेंट इधर है, कितना एलिमेंट इधर है। अभी मुझे क्या करना है, अभी मुझे सबसे ज्यादा जो एलिमेंट है, सबसे ज्यादा जो एटम है जिस एलिमेंट का, उसको मुझे पकड़ना है। कहाँ पे है? 1 2 3 4 में से 4 सबसे ज्यादा है, किसका है? ऑक्सीजन का है, यहाँ पे। तो मुझे सबसे पहले इसको भी 4 बनाना है, ये मेरा मेन एम है। तो यहाँ पे जैसे 4 है Fe3O4 में, तो मुझे इसको भी 4 बनाना है ना। तो मैं 4 कैसे बनाऊंगा? मैं सामने एक 4 लिखूंगा, ओके। अभी जैसे मैं इसको 4 बनाया तो ये 4 बन गया, मतलब क्या, इसके साथ और क्या है, इसके साथ एक हाइड्रोजन है, राइट। 2 हाइड्रोजन वाला था तो हाइड्रोजन भी 4 बन गया। मतलब अभी हाइड्रोजन मेरा कितना है, अभी हाइड्रोजन मेरा 8 बन गया इस तरफ, और उस तरफ हाइड्रोजन मेरा कितना है, 2 है, राइट। अभी मेरा ऑक्सीजन परफेक्टली इक्वल है, ऑक्सीजन मेरा ठीक हो गया। बट मैंने ठीक करते हुए हाइड्रोजन को तो गड़बड़ कर दिया। अभी मुझे हाइड्रोजन ठीक करना है, तो मैं कैसे हाइड्रोजन ठीक करूंगा? अभी हाइड्रोजन सबसे ज्यादा है एटम में, तो हाइड्रोजन को मुझे ठीक करना है। यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 2 है, तो मैं क्या करूंगा, इसके साथ मल्टीप्लाई बाई 4 कर दूंगा। मतलब क्या, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है तो मैं सामने एक 4 डाल दिया। अभी क्या हो गया, ये भी 8 हो गया और ये भी 8 हो गया, मेरा हाइड्रोजन इक्वल हो गया, है ना। अभी मेरा क्या करना है, Fe को इक्वल करना है। आयरन को मैं कैसे इक्वल करूंगा? आयरन यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, तो सिंपल चीज है, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 3 कर दो, ये तो सिंगल है तो यहाँ पे सामने 3 डाल दो। मेरा इक्वेशन क्या आया, अभी ऊपर में लिख देते हैं 3Fe प्लस 4H2O, Fe3O4 प्लस 4H2, ठीक है ना। देख लेते हैं कि इक्वेशन मेरा बैलेंस है कि अभी भी बैलेंस नहीं। क्या देखेंगे, सबसे पहले मैं देखूंगा Fe, उसके बाद मैं देखूंगा हाइड्रोजन, उसके बाद मैं देखूंगा ऑक्सीजन, राइट। सबसे पहला जो Fe है उसमें मैं देख रहा हूँ, इस तरफ क्या है 3 है, उस तरफ क्या है 3 है।
हाइड्रोजन इस तरफ क्या है 4 to 8, 8 हाइड्रोजन आइटम है। यहाँ पे क्या है 8 हाइड्रोजन आइटम। यहाँ पे क्या है ऑक्सीजन है 4, यहाँ पे कितना ऑक्सीजन है 4 4 4। मतलब मेरा परफेक्टली बैलेंस इक्वेशन मैंने बना दिया। क्या कैसे बनाया? हीट एंड ट्रायल मेथड से बनाया। ठीक है, इस मेथड को बोलते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड। और ये एक प्रोसेस है जिसको आप फॉलो करोगे तो बड़े से बड़े इक्वेशन भी आप आराम से बैलेंस कर सकते हो। ओके, अभी हम लोग कुछ एग्जांपल्स देख लेंगे, कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। ठीक है ना, जैसे CO2 प्लस H2O, ये आ गया ग्लूकोज C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन। जैसे CO2 प्लस H2O C6H12O6 प्लस O2, ये मेरा फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन है। अब मुझे इसको बैलेंस करना है। तो जैसे हम लोग सीखे थे वैसे आते हैं। इसको मैं ब्लॉक कर दिया, इसको मैं ब्लॉक कर दिया, इसको मैं ब्लॉक कर दिया, इसको मैं ब्लॉक कर दिया। अभी मेरे पास क्या आ गया? C आ गया, H आ गया, O आ गया। ये 3 एलिमेंट्स है मेरे पास। मुझे देखना है इस तरफ कितना है, उस तरफ कितना है। C कितना है मेरा? C 1, उस तरफ कितना है? 6 है। ऑक्सीजन कितना है? 2 है और 1 है, 3 है। उस तरफ ऑक्सीजन 6 है और 2 है, 8 है। ओके, हाइड्रोजन कितना है? हाइड्रोजन मेरा यहाँ पे 2 है और यहाँ पे हाइड्रोजन मेरा 12 है। मैं क्या देखा था कि मुझे सबसे पहला सबसे ज़्यादा आइटम्स किस में है? सबसे ज़्यादा आइटम्स मेरा हाइड्रोजन में है, जो कि 12 है। तो मैं क्या किया? मैं यहाँ पे इंटू 6 कर दिया। तो इंटू 6 कर दिया मतलब सामने मैं 6 डाल दिया। जब मैं हाइड्रोजन में इंटू 6 किया तो ऑक्सीजन में यहाँ पे 6 आइटम हो गया, मतलब 6 और 2 8 हो गया मेरा ऑक्सीजन हो गई इस तरफ। तो यहाँ पे मेरा 3 को चेंज करके मैंने 8 डाल दिया। अभी मेरा क्या हो गया? ये इक्वल हो गया और ये भी इक्वल हो गया। अभी मेरा कार्बन इक्वल नहीं है। ठीक है ना, कार्बन को मैं कैसे इक्वल करूँगा? यहाँ पे 6 है कार्बन और यहाँ पे 1, तो मैं यहाँ पे क्या किया? 6 डाल दिया। जब मैं कार्बन को इक्वल करने गया तो मैं देखा क्या? मेरा तो ऑक्सीजन भी चेंज हो गया। ऑक्सीजन कैसे चेंज हो गया? ऑक्सीजन तो मेरा यहाँ पे हो गया 6 तो 12 और यहाँ पे 6 हो गया, मतलब 18 हो गया मेरा ऑक्सीजन यहाँ पे। तो ऑक्सीजन मेरा हो गया यहाँ पे 18। हाइड्रोजन चेंज हुआ कि नहीं एक बार चेक कर लेते हैं। हाइड्रोजन तो चेंज होना यहाँ पे पॉसिबल नहीं है क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ पे है ही नहीं। तो हाइड्रोजन मेरा यहीं पे 6 तो 12 और यहाँ पे 12, मतलब हाइड्रोजन मेरा ठीक है। अभी मेरा कार्बन भी ठीक है। मेरा सिर्फ प्रॉब्लम क्या है? मेरा सिर्फ प्रॉब्लम है ऑक्सीजन में। ऑक्सीजन मेरा कितना है? यहाँ पे मैं अगर देखूंगा ऑक्सीजन तो 6 तो 12 और 6 18। यहाँ पे मेरा ऑक्सीजन हो गया 18 और यहाँ पे मेरा कितना ऑक्सीजन है? 6 और 2 8। 8 मेरा ऑक्सीजन है। अभी मुझे क्या चेक करना है? सिर्फ ऑक्सीजन को चेंज करना है। सिर्फ ऑक्सीजन को चेंज करने के लिए मैं अगर इसमें चेंज करूंगा तो सिर्फ ऑक्सीजन चेंज होगा क्या? नहीं। यहाँ पे मैं चेंज करूंगा तो मेरा साथ में कार्बन एंड हाइड्रोजन बोथ चेंज हो जाएगा। तो मुझे कोई ऐसा नंबर चाहिए जो सिर्फ ऑक्सीजन, ऐसा जगह जहाँ पर सिर्फ ऑक्सीजन चेंज हो और एक ऐसा नंबर जो परफेक्टली मेरा ये हिसाब को मिला दे। तो मैं देखता हूँ कैसे मिलता है। जैसे 6CO2 प्लस 6H2 C6H12O6, मैं यहाँ पे कितना डालने से ये 18 हो सकता है? मेरा ऑलरेडी 6 यहाँ पे है ना? तो मैं और कितना मुझे चाहिए? मुझे और चाहिए 6 प्लस 12 18, मतलब मुझे और 12 चाहिए। तो मैं यहाँ पे 12 कैसे आएगा? मैं अगर यहाँ पे 6 डाल देता हूँ तो 6 2 12 और 6 18, मेरा ऑक्सीजन भी सेम 18 के 18 हो जाएगा। ओके, तो मेरा केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो गया। अब मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि बैलेंस हुआ है कि नहीं। जैसे 6 कार्बन, हाइड्रोजन 12, ऑक्सीजन 12 और 6 18, ऑक्सीजन 6 और 12 18, मतलब मेरा ये इक्वेशन एकदम परफेक्टली बैलेंस्ड इक्वेशन है और मुझे बैलेंस करना आ गया है। अब आप लोग अपने से गूगल करके कुछ ऐसे इक्वेशंस को डाउनलोड कीजिएगा, नोट डाउन करके सोल्यूशन का कोशिश कीजिएगा और अपने से चेक कीजिएगा कि वो इक्वेशन बैलेंस हुआ है कि नहीं हुआ है। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, एग्जाम में जितना भी टफ आ जाए आप उसको कर सकते हैं बिना कोई प्रॉब्लम का। ये हो गया हम लोग का बैलेंस इक्वेशन। अभी क्या होता है, हम लोग केमिकल इक्वेशन को और ज़्यादा इंफॉर्मेटिव करने के लिए हम लोग कुछ चीज़ें ऐड कर सकते हैं। जैसे गैसियस जो केमिकल इक्वेशन होता है उसके लिए हम लोग लिखते हैं G। सॉलिड जो होता है उसके लिए हम लोग लिखते हैं S। जो लिक्विड होता है उसके लिए हम लोग लिखते हैं L। जो एक्वस होता है
एक्वस, उसके लिए लिखते हैं हम लोग AQ। एक्वस सॉल्यूशन के लिए लिखते हैं हम लोग AQ, लिक्विड के लिए लिखते हैं हम लोग L, सॉलिड के लिए लिखते हैं S एंड गैसेस के लिए लिखते हैं हम लोग G। तो ये सब हम लोग क्या करते हैं, कुछ इक्वेशंस में और ज़्यादा इंफॉर्मेशन डालने के लिए हम लोग इसको लिखते हैं। अब जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे CaF। अब Fe अगर सॉलिड है, लोहा है सॉलिड, मैं S डाला, उसके बाद आ गया 4H2 पानी है, तो पानी क्या होगा, पानी लिक्विड, लिक्विड डाल दिया। एक एरो डाला, उसके बाद क्या आ गया Fe3O4 जो कि सॉलिड है, उसके बाद क्या 4H2 हाइड्रोजन है, गैस, गैस, ठीक है। ऐसे करके मैं एक इन्फॉर्मेशन डाल सकता हूँ। और क्या है, कभी कभार इक्वेशंस में हम लोग कैटलिस्ट लिख सकते हैं या फिर प्रेजेंस लिख सकते हैं। जैसे कैसे लिखते हैं, जैसे टेम्परेचर लिख सकते हैं, प्रेशर्स लिख सकते हैं, कैटलिस्ट लिख सकते हैं, या फिर किसके प्रेजेंस में हो रहा है। जैसे जब हम लोग का फोटोसिंथेसिस वाला हम लोग इक्वेशन देखे, उसमें हम लोग ऐसे लिख सकते थे कि इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इक्वेशन का जो एरो आ रहा है उसमें ऊपर में हम लोग सनलाइट लिखते हैं। और क्या कैटलिस्ट लिख सकते हैं, जैसे क्लोरोफिल, क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में क्लोरोफिल के कैटलिज्म से ये मेरा इक्वेशन यहाँ से यहाँ बना, CO2 + H2O C6H12O6 + O2, जो भी बन रहा है ऐसे करके बन रहा है। ये सब चीज़ें हम लोग पूरा टोटल कवर किए। आज हम लोग क्या क्या पढ़े देख लेते हैं। आज हम लोग सबसे पहले पढ़े कि केमिकल रिएक्शन एक्चुअली होता क्या है। घर में हम लोग दूध उबलने से, दूध से दही बनने से, आयरन का रस्टिंग से, ये सबसे पता चला कि ये सब भी केमिकल रिएक्शंस है जो कि हम लोग का आस पड़ोस में हो रहा है। केमिकल रिएक्शन का मेन चेंजेस क्या क्या हो रहा है, कैसे हम लोग को पता चलेगा, इसका 4 इंडिकेशन देख लिए हम लोग कि टेम्परेचर राइज होने से पता चल रहा है, कलर चेंज होने से पता चल रहा है, स्टेट चेंज होने से पता चल जा रहा है, होता है ना। ये सब चीज़ों से हम लोग को पता चल गया कि केमिकल रिएक्शन कैसे मेरा मैं आइडेंटिफाई करूँ कि ये केमिकल रिएक्शन है। उसके बाद हम लोग का बुक से दो एग्जाम्पल देखे, जो मैग्नीशियम रिबन को जलाने का एग्जाम्पल और जिंक को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन का एग्जाम्पल। दोनों हमें पता चल गया कि हाँ वो केमिकल रिएक्शन हो रहा है, उसमें रिजल्टेंट और रिएक्टेंट क्या है वो जान लिए हम लोग। जो कि प्रोडक्ट है उसको रिजल्टेंट बोल रहे हैं, जो प्रोडक्ट है वो मेरा रिएक्टेंट्स के साथ रिएक्ट करके प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, ठीक है ना। वो प्रोडक्ट मेरा गैस हो सकता है, वो प्रोडक्ट मेरा सॉलिड हो सकता है, वो प्रोडक्ट मेरा लिक्विड हो सकता है। उसके बाद हम लोग जाने कि अनबैलेंस्ड इक्वेशन किसको बोलते हैं, जो इक्वेशन इज नॉट बैलेंस्ड, जहाँ पे मेरा मास कंजर्वेशन फॉलो नहीं हो रहा है, वही मेरा अनबैलेंस्ड इक्वेशन है। और अनबैलेंस्ड इक्वेशन को हम लोग द स्केलेटल ऑफ द इक्वेशन भी बोलते हैं, क्योंकि उसको देख के हमें पता चल रहा है कि एक्चुअल इक्वेशन में हो क्या रहा है। उसके बाद हम लोग देखें बैलेंस इक्वेशन किसको बोलते हैं, और बैलेंसिंग हम लोग का प्रोसेस सीखे कि बैलेंसिंग हम लोग कैसे करें। 2-3 एग्जांपल्स देखना है हम लोग को नेक्स्ट एपिसोड में कि कैसे हम लोग को बैलेंस इक्वेशन करना है। और हम लोग क्या देखें, और देखें कि कैसे हम लोग इक्वेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देते हैं। जैसे कौन सा क्या है, जैसे Fe सॉलिड है, लोहा है, तो हम लोग उसके ब्रैकेट में लिख दें S। जैसे ये लिक्विड है तो ब्रैकेट में लिख दें L। जो गैस होगा उसको गैस में लिख देंगे, ठीक है ना। जो सॉलिड होगा उसको हम लोग ब्रैकेट में सॉलिड लिख देंगे। उसके बाद देखिए कि इक्वेशन को और ज़्यादा कैसे इन्फॉर्मेशन डालते हैं। हम लोग इक्वेशन में लिखते हैं कि प्रेशर कितना, टेम्परेचर कितना, ये सब हम लोग लिख सकते हैं। या फिर इन द प्रेजेंस ऑफ जैसे सनलाइट, तो सनलाइट हम लोग लिख देंगे। या फिर कैटलिस्ट कुछ अगर है इक्वेशन में, रिएक्शन में, तो वो कैटलिस्ट हम लोग डाल सकते हैं। आज के लिए इतना है। थैंक यू सो मच।